बच्चों, आज का जो मेरा चैप्टर है वो है लेखन कला और शहरी जीवन। ये हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है 11वीं क्लास की। इस चैप्टर के अंदर हम लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार शहरी जीवन की शुरुआत। इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों के आंसर देने में आप सक्षम हो जाएंगे, इसलिए आप इस पूरी वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले जो वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस यानी मध्य, पोटोमोस यानी नदी। दो नदियों के बीच की भूमि, ऐसी जगह जो दो नदियों से घिरी हुई है, मेसोपोटामिया कहलाती है। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच में है? ये दो नदियां हैं, दजला और फरात। दजला और फरात ये इराक के अंदर मौजूद हैं और दजला को टिग्रिस नदी के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ का शहरी जीवन। दूसरा, समृद्ध साहित्य, यह साहित्य बड़ी मात्रा में पाया गया है। तीसरा, गणित। चौथा, खगोल शास्त्र। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस सभ्यता के शहरी गिरित में दक्षिणी भाग था, जिसे सुमेर तथा अक्त कहा गया था। यानी कि इस सभ्यता का जो दक्षिणी भाग था उसे सुमेर और अक्त कहा गया। 2000 BCE के बाद, मैंने पहली वीडियो में बताया था, बिफोर कॉमन इरा के बाद दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा गया। यानी कि जिसका दक्षिणी क्षेत्र था उसे क्या कहा गया? बेबीलोनिया कहा गया। और 1100 ईसा पूर्व में असीरियाइयों ने उत्तर में असीरियाई राज्य की स्थापना की। इस क्षेत्र के प्रथम निवासियों की ज्ञात भाषा सुमेर थी। यानी कि यहाँ के जो निवासी थे उनकी ज्ञात भाषा थी सुमेरी। 2400 ईसा पूर्व में अक्ती भाषी लोगों ने के आने पर सुमेरी भाषा के स्थान पर अक्ती भाषा ने ले लिया। यानी कि अब वहां पर अक्ती भाषा बोली जाने लगी। सन 1400 ईसा पूर्व में यहाँ अरामाइक भाषा भी प्रवेश कर गई। यानी कि इसके बाद यहाँ पर अरामाइक भाषा बोली जाने लगी और यहाँ के लोग अरामाइक भाषा को जानने लगे। अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया और उसका भूगोल तथा पर्यावरण। यानी कि मेसोपोटामिया का भूगोल कैसा था। यहाँ कई प्रकार के पर्यावरणिक क्षेत्र पाए जाते हैं। यानी कि ये विभिन्नताओं से भरा हुआ पर्यावरण का क्षेत्र है। यहाँ 7000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में, यानी कि 7 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में खेती शुरू हो गई थी। पूर्व की ओर दजला और इसकी सहायक नदियां मौजूद हैं। यानी कि मेसोपोटामिया की पूर्व की ओर दजला और उसकी सहायक नदियां मौजूद हैं। ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए पर्यावरण के बेहतरीन साधन मुहैया है। यानी कि ईरान के पर्यावरणीय जो दक्षिणी क्षेत्र है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके जरिए जा सकते थे। इसका दक्षिणी भाग रेगिस्तान है तथा इसी स्थान पर सर्वप्रथम नगरों और लेखन प्रणाली शुरू हुई थी। देखिएगा, यहाँ एक बात रोचक है, जहां पूर्वी क्षेत्रों में नदियां और उसकी नदियां थी, शायद नदियां मौजूद थी, उस सब के बावजूद भी वहां पर नगर नहीं बसे, बल्कि नगर बसे दक्षिणी भाग में, जहां पर रेगिस्तान था। इसी स्थान पर सबसे पहले लेखन कला का भी विकास हुआ था। दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती आवश्यक वर्षा की कमी के बावजूद बहुत उपजाऊ थी। हमें पता है कि रेगिस्तान होने की वजह से वहां पर है ना वर्षा कमी हो पाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, पानी की आवश्यकता सिंचाई के साधनों से करनी पड़ती थी, जो वो नदियों के जरिए करते थे। अब हमने इसके बारे में बताया कि एक शहरी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता के विकास के बारे में या इसकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है व्यापार। जब किसी अर्थव्यवस्था का विकास खाद्य उत्पादन के अलावा किसी और उसमें भी होता है, जैसा व्यापार, विनिर्माण, सेवाओं के रूप में होने लगता है, तो लोग समूह बनाकर कस्बों में रहने लगते हैं। यानी कि जब वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा होने लगता है तो वो क्या करते हैं, उसे बेचने के लिए किसी जगह का निर्धारण करते हैं, और जिस जगह का निर्धारण करते हैं उस जगह पर धीरे धीरे लोगों की आबादी बढ़नी शुरू हो जाती है और वो कस्बे के रूप में बदल जाती है। बाद में ये कस्बा जो है बड़े शहर के रूप में स्थापित हो जाता है। पहली बात तो व्यापार। शहरी इलाकों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां पर व्यापार होता है। दूसरी चीज है उत्पादन, तीसरा विनिर्माण और चौथा श्रम विभाजन। ये चारों खूबी जो है शहर के अंदर पाई जाती है।
नगर के लोग स्वयं आत्मनिर्भर न होकर नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होते हैं। नगर के लोग स्वयं आत्मनिर्भर नहीं होते, बल्कि क्या होता है कि दूसरों पर भी निर्भर रहते हैं। जैसे गेहूं के लिए उन्हें गांवों के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है, और जितने भी मसाले उनके लिए गांवों पर, लोहे के सामान खरीदने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर श्रम विभाजन एक खास विशेषता होती है। श्रम विभाजन का मतलब यह है कि यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग कार्य में जुड़े रहते हैं। जैसे लकड़ी बढ़ी लकड़ी का काम करता है, लोहार लोहे का काम करता है, सुनार सोने का काम करता है, और चर्मकार चमड़े का काम करता है। तो सबके अंदर सबके पास अपना अपना अलग अलग व्यवसाय होता है। ठीक है, ये शहर की मुख्य विशेषताओं में से विशेषता है। यानी कि श्रम विभाजन क्या है, शहर की मुख्य विशेषता है। अब बच्चों हम बात करेंगे शहरों में माल की आवाजाही कैसे होती थी। देखिएगा, हमने बताया कि ये एक शहरी सभ्यता थी। तो जाहिर सी बात है, शहरों में उत्पादन, ज्यादातर चीजों का उत्पादन नहीं होता, बल्कि वो गांवों से मंगाई जाती है। दूसरी चीज जो यहाँ पर अहम है वो ये है कि मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों की बहुत कमी थी। ऐसा अनुमान है कि मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी चांदी, सोना, सीपी तथा अन्य प्रकार के पत्थरों को तुर्की, ईरान और खाड़ी पार के देशों से मंगवाते हुए। देखिएगा, रेगिस्तानी इलाका था, लकड़ी की मुहैया नहीं होती थी अच्छी किस्म की, तो जाहिर सी बात है कि इन्हें विदेशों से मंगाया जाता था। जहां से सामान मंगाए जाते थे उनमें तुर्की, ईरान, खाड़ी पार के देश शामिल थे। शहरी विकास के लिए शिल्प यानी कि क्राफ्ट्स, व्यापार, ट्रेड और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन की व्यवस्था भी आवश्यक है। यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी आसान होना चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है कि प्राचीन मेसोपोटामिया की नहरें तथा प्राकृतिक जल धाराएं छोटी और बड़ी बस्तियों के मध्य परिवहन के लिए बेहतर मार्ग थी। मैं आपसे बता दूं, ज्यादातर शहर और ज्यादातर नगर कस्बे मेसोपोटामिया के नदियों के किनारे बसे हुए थे, जिसकी वजह से आसानी से माल एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता था। ठीक है, क्योंकि माल की आवाजाही के लिए सबसे सस्ता और सुलभ साधन जो है नदियां थी और उनकी सहायक नदियां थी। अब बात करते हैं लेखन कला का विकास। इस सभ्यता की मुख्य विशेषताओं में से एक विशेषता यहाँ की लेखन कला का विकास था। सभी समाजों में भाषा और अर्थपूर्ण उच्चारित ध्वनियां होती हैं। यानी कि जितने भी समाज हैं उनकी एक अपनी भाषा होती है, साथ ही साथ अर्थपूर्ण उच्चारित ध्वनियां होती हैं। यानी कि ऐसी आवाजें जिनको समझकर उनका कुछ मीनिंग निकाला जा सके। ठीक है, इसे हम मौखिक भी बोल सकते हैं और शाब्दिक अभिव्यक्ति भी की जा सकती है। यानी कि शब्दों के जरिए लिख के भी बता सकते हैं और मौखिक तौर पर बोलकर भी बता सकते हैं। लेखन भी, देखो लेखन भी एक अभिव्यक्ति का ही एक माध्यम है। हम इशारा करके बता सकते हैं, बोल के बता सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई चीज है ना बहुत दूर किसी आदमी को बतानी हो, तो लेखन एक अभिव्यक्ति का ही माध्यम है। अब जब हम बात कर रहे हैं आज के दौर में तो मोबाइल और इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, जिनके जरिए हम अपने मैसेज को, अपनी बात को दूसरी जगह तक बोलकर भेज सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से हम उस वक्त की बात करते हैं तो वहां पर जो लिखकर ही सामान को दूसरी जगह भेजा जा सकता था। लेखन या लिपि यानी स्क्रिप्ट के जरिए उच्चारित ध्वनियों को दृश्य संकेतों और चिन्हों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। यानी कि इन्हें संकेतों के रूप में लिखकर पेश किया जाता था। यहाँ पाई जाने वाली पट्टिकाएं 3200 ईसा पूर्व के लगभग लिखी गई। लेकिन लेखन उस समय शुरू हुआ होगा जब सामान का लेन देन का लेखा जोखा रखने की जरूरत पड़ी होगी। यानी कि जब सामान को लेने और देने, खरीदने और बेचने की जरूरत पड़ी होगी या उधार लेने देने की जरूरत पड़ी होगी, तब जो इन पट्टिकाओं का इस्तेमाल किया गया होगा। क्योंकि जब इन पट्टिकाओं की जरूरत होगी तो उन पर लिख दिया जाता होगा। ये गारे की बनी होती थी और कीलाकार लिपि से इन पे खोद दिया जाता था। सूखने के बाद इन पे कुछ लिखना संभव नहीं था। हिसाब पूरा होने के बाद, लेन देन खत्म होने के बाद इन पट्टिकाओं को तोड़ दिया जाता था। ठीक है, यानी कि तीली की जैसी एक नोक होती थी, उससे पुरेद कर इसे लिख लिया जाता था। 2600 ईसा पूर्व के लगभग वर्ण कीलाकार हो गए थे। अब जो चिन्ह थे वो वर्ण के आकार का रूप लेने लगे थे। और भाषा सुमेरियन थी। इन लोगों की क्या भाषा थी? सुमेरियन थी। ये सबसे पुरानी यहाँ की भाषा थी और इसका स्थान अक्ती ने ले लिया।
अवधि के रूप में इसका लेखन कार्य पहली शताब्दी तक जारी रहा। यानी कि अवधि के रूप में ये भी है ना कब तक जारी रहा? पहली शताब्दी तक। अब बात कर लेते हैं लेखन कला की, लेखन प्रणाली। कीलाकार चिन्ह ये लैटिन भाषा का शब्द है। क्यूनिफॉर्म साइन, क्यूनिफॉर्म साइन ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। क्यूनियस जिसका अर्थ है खूंटी, फॉर्मा जिसका अर्थ है आकार। यानी कि जब हम खूंटी से किसी चीज को आकार देते हैं उसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं। कीलाकार चिन्ह जिस ध्वनि के लिए प्रयोग किया जाता था वह एकल व्यंजन स्वर न होकर अक्षर होते थे। यानी कि ये कोई मतलब जिन्हें हम कीले के आकार के बनाया करते थे, संकेत बनाया करते थे, ये पूरे अक्षर होते थे। जैसा लेखन एक अक्षर है, प्रणाली एक अक्षर है, लानी खानी और नानी, यानी कि एक एक वर्ड नहीं बल्कि एक एक अक्षर नहीं, एक एक अक्षर नहीं बल्कि पूरा का पूरा शब्द होते थे। ठीक है, अब बात करते हैं साक्षरता की। देखो जितनी बड़ी पैमाने पर पट्टियां मिली हैं तो जाहिर सी बात है कि महसूस होता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। भाषा के चिन्हों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण, सैकड़ों में होने के कारण मेसोपोटामिया के लोगों की जो भाषा थी उसे कम लोग ही बोल और समझ पाते थे और चिन्ह बहुत जटिल होते थे जिसके कारण इन्हें समझना भी आसान कार्य नहीं था। अब बात करते हैं लेखन का प्रयोग की। ठीक है, अब लेखन का प्रयोग कैसे किया गया होगा और कौन लोग इसका प्रयोग करते होंगे? ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि सबसे पहले लेखन द्वारा ही व्यापार तथा लेखन की व्यवस्था की गई। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन, व्यापार तथा लेखन कला के बीच संबंध को उरूक के प्राचीन शासक एन मार्कर के विषय में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में बताया गया है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि सुमेरियन महाकाव्य के द्वारा के शासक एन मार्कर था, उसने लेखन कला की शुरुआत की थी। अब बात कर लेते हैं दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरीकरण की। 5000 बीसीई में बस्तियों का विकास शुरू हुआ। ये शहर कई प्रकार के थे और ये वे शहर जो धीरे धीरे मंदिरों के चारों तरफ विकसित हुए थे, पहले प्रकार के हुए थे। दूसरे वे जो व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे और तीसरे थे शाही शहर जहां राजा और बड़े बड़े लोग रहते थे। यानी कि 5000 ईसा पूर्व में जो बस्तियों का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ, तीन तरह के शहर विकसित हुए। एक शहर वे जो मंदिर के चारों तरफ विकसित हुए थे, दूसरे वे जो व्यापारिक केंद्रों पर स्थित थे जहां से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, तीसरा वो जो शहरी शाही शहर थे जहां पर राजा और राजा से संबंधित लोग रहा करते थे। अब मेसोपोटामिया का सबसे पहला जो ज्ञात मंदिर है एक छोटा सा देवालय था, यानी कि जहां देवता की मूर्ति रखी जाती थी जो कच्ची ईंटों का बना था। मंदिर अनेक देवी देवताओं का निवास स्थल रहता था, यानी कि यहाँ अनेक किस्म के देवी देवता रखे जाते थे। जैसे उर यानी चंद्र देवता, उर मीन्स चंद्र देवता, तथा इनाना युद्ध और प्यार की देवी। जो इनाना थी ये युद्ध और प्यार की देवी थी। देवता पूजा का केंद्र होता था। पूजा का केंद्र कौन होता था? देवता होता था। देवता को सैद्धांतिक तौर पर खेतों, मत्स्य क्षेत्र और स्थानीय लोगों का केंद्र बिंदु माना जाता था कि जो देवता है ये इन सबका केंद्र बिंदु है। मंदिर में उपज का परिसंस्करण किया जाता था, यानी कि जब फसल कट के आती थी उसे निकालना, छांटना ये मंदिर के परिसर में ही किया जाता था। जैसे तेल का निकालना, अनाज का पीसना, ऊनी कपड़ों को काटना, बुनने का कार्य करना, ये सारे के सारे कार्य मंदिर में ही किए जाते थे। इस प्रकार मंदिर ने अपनी गतिविधियों को बढ़ा लिया और मुख्य शहरी संस्था बन गई। अब उरूक की अगर हम बात करें, एक शहर था उरूक की तकनीकी, यहाँ पर तकनीकी रूप से काफी तरक्की हुई थी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे जिनसे शहरी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अब यहाँ का जो शहरी जीवन था वो शहरी जीवन किस प्रकार का था? नगरों के उदय से सामाजिक व्यवस्था में एक संघात वर्ग, श्रेष्ठ वर्ग अस्तित्व में आया। बड़े लोग, जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ, मैंने बताया कि धीरे धीरे लोगों के पास व्यापार के साधन बढ़े, खेती बढ़ी, तो उसे बेचने के लिए किसी जगह पर जाना पड़ा, वहां पर लोगों ने रहना शुरू किया। जब वहां लोग रहने लगे तो वहां की आबादी बढ़ी। जो लोग व्यापार करते थे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने से वो वर्ग श्रेष्ठ वर्ग बन गया, उनके पास धन की मात्रा बढ़ गई और
यानी कि यूं कह सकते हैं धन उन्हीं के आसपास केंद्रित हो गया। लेकिन अब हम आम आदमी के बारे में बात करें तो इसके बारे में हमारे पास कोई खास जानकारी नहीं है, और कानूनी दस्तावेजों से मालूम होता है कि मूल परिवार समाज का आधार समझा जाता है। ठीक है, यानी कि एकांकी परिवार को यहाँ पर महत्व दिया जाता है। शहरीकरण की आज भी ये मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर एकांकी परिवार पाए जाते हैं। दूसरी बात ये, जब हम इनकी बात करते हैं, परिवार का जो मुखिया होता था वो परिवार का पिता होता था, क्योंकि चचा ताऊ दादा ये सब लोग नहीं रहते थे, सिंगल परिवार होता था, एकांकी परिवार। लेकिन इस शहरी जीवन में नगर नियोजन का अभाव था। जो मकानों का निर्माण किया गया था वो सही प्रकार से नहीं किया गया था। लोगों ने अपने अपने हिसाब से नगर अपने अपने हिसाब से घर बना लिए थे। जल निकासी और सड़कों की व्यवस्था भी बड़ी खराब थी। पानी के निकालने की जो व्यवस्था थी, गंदा पानी निकालने की व्यवस्था पूरी तरीके से खराब थी। सड़कों के रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब बात करते हैं पशु चारा क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर यानी मारी। मारी नगर शाही राजधानी के रूप में 2000 बीसी के बाद काफी समृद्ध हुआ। यह फराद नदी के उत्तर में स्थित था। यहाँ किसान तथा पशु चारक दोनों प्रकार के लोग रहते थे। यायावर समुदाय कृषि से संबंधित मुख्य भूमि प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थल से आते थे। ये खाना बदोश आकदी, एरोराइट, असीरियाई, आर्मेनियन जाति से संबंधित थे। मारी का राजा एमोराइट्स समुदाय के थे। उन्होंने स्टेपी क्षेत्र के देवता ड्रैगन का मंदिर मारी में बनाया। यहाँ फरात नदी के किनारे स्थित होने के कारण व्यापार का मुख्य केंद्र था। ये जो मारी था, ये जो है फरात नदी के किनारे था, तो इसलिए व्यापार का मुख्य केंद्र था। मारी राज्य सैनिक दृष्टि से मजबूत नहीं था, लेकिन अत्यधिक मालदार था। यानी कि सैनिक शक्ति वहां पर नहीं था, मालदार था। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व, यानी कि मेसोपोटामिया की जो संस्कृति थी इसके अंदर शहरों का क्या महत्व था। यहाँ के लोग शहरी जीवन को महत्व देते थे। तब वे उन्हें अपनी कविताओं के माध्यम से याद रखते थे। यानी कि ये जो शहरी लोग थे क्या करते थे, अपनी कविताओं के माध्यम से इन्हें याद रखते थे। गिलगमेश महाकाव्य के अंत में एक हृदय स्पर्शी वर्णन से पता चलता है कि वे अपने नगरों से कितना प्यार करते थे। मेसोपोटामिया के लोग जो थे अपने नगरों से बहुत ज्यादा प्यार करा करते थे, और इनका जो वो था वर्णन था अपनी कविताओं के माध्यम तक से 100 साल तक, उससे भी ज्यादा वक्त तक ध्यान में रखा करते थे। अब बात करते हैं यहाँ की लेखन कला की देन। यहाँ जो लेखन कला था उसकी क्या देन थी। मेसोपोटामिया की दुनिया को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन विद्युतापूर्ण काल गणना की परंपरा थी तथा गणित था। चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार पूरे साल को इन्होंने 12 माह में विभाजन किया था कि एक साल में 12 महीने होते हैं। दूसरा, एक महीने में 4 सप्ताह का विभाजन किया। एक दिन को 24 घंटे में, एक घंटे को 60 मिनट में इन्होंने बांटा था। यानी कि मेसोपोटामिया के लोगों से ही हमें एक साल में 12 घंटे, एक महीने में 4 हफ्ते, एक घंटे में 60 मिनट जैसी चीजों के बारे में पता चला है। हम बात करते हैं जीव सूत्र उत्नापिष्टम। बाइबल के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट करने वाले जल प्रवाह की कहानी। जीव सूत्र उत्तन पिस्टन उसके 2 प्रमुख पात्र थे। तो अब मैं आपसे एक बात बता दूं, यहाँ पर मेसोपोटामिया के लोगों के बारे में हम इतनी जानकारी यूरोपीय लोगों की वहां पर की गई खुदाई के कारण जानते हैं, क्योंकि यूरोप के लोगों ने वहां पर बड़ी तादाद में खुदाई की थी। उसका मुख्य कारण था कि बाइबल में जो जल प्लवन की कहानी थी वो एक जो नगर था उसकी दीवार पर लिखा था। उस पट्टी की तलाश में इन लोगों ने बड़े पैमाने पर खुदाई की। बाद में जब इन्होंने देखा कि वो नहीं मिली या उससे संबंधित ज्यादा जानकारी नहीं मिली, तो इसलिए उन्होंने क्या काम किया, उसके बारे में और ऐतिहासिक चीजों को तलाशने की कोशिश कर दी। इस कहानी का जो मुख्य किरदार था उसका नाम था नोआ, जिसे नूह के नाम से भी जानते हैं। जल प्लवन से सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर ने नोआ का नाम व्यक्ति को चुना था। नोआ ने एक नाव बनाई थी जिसमें उसने सभी जीवों का एक जोड़ा रख लिया था। जो नाव में थे केवल वही बचे, बाकी सब नष्ट हो गए थे। यानी कि ऐसा बताया जाता है कि एक वक्त में जब दुनिया में बहुत ज्यादा पाप बढ़ा तो नोहा यानी नूह को आदेश दिया ईश्वर ने कि आप एक नाव का निर्माण करें और सभी नस्लों के एक एक जोड़े को अपनी नाव में बिठाएं। उसके बाद एक भट्टी से पानी का निकलना शुरू हुआ और पूरी दुनिया में पानी पानी हो गया। केवल वही लोग बचे जो इस नहर में इस नदी में बैठ गए थे। बच्चों, ये जो वीडियो है
अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ जनवरी में क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू होगी, जिसमें हम आपको सैंपल पेपर और सॉल्व करना और एक अच्छा आंसर लिखने के बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू।